खबरें तफसील से। बिजनौर में बीजेपी की जनसभा से पीएम मोदी और सीएम योगी ने खिताब किया और समाजवादी पार्टी को निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी की सभी परेशानियों के लिए समाजवादी पार्टी ही जिम्मेदार है, जबकि बीजेपी की सरकार आई है गुंडागर्दी को खत्म किया है और तरक्की की नई राह दिखाई है। पीएम मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को तरक्की से कोई मतलब ही नहीं रहा है। आपने 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की कार्य पद्धति को देखा है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर सुविधा डबल और ट्रिपल तरीके से अपनी जनता जनार्दन को देने का कार्य भी किया है। याद करिए, आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी। 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नियति बन चुकी थी। पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था। हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था और कर्फ्यू के कारण न केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान बल्कि आम जनजीवन पूरी तरह त्रस्त होता था। हर व्यक्ति तबाह होता था। बेटी की सुरक्षा खतरे में, कोई महिला बाजार नहीं जा सकती थी। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। व्यापारी पलायन कर रहा था और गुंडागर्दी चरम पर थी। वह गुंडागिर्दी कहीं और से नहीं, सत्ता प्रायोजित गुंडागिर्दी से यहां का हर व्यक्ति त्रस्त था। भाइयों बहनों, 5 साल में आपने देखा होगा, 5 साल में कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे, उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि माफिया, ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, उन्होंने लिखा था, यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां। मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में, उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। तशहीरी मुहिम में अपोजिशन जमातें भी पूरी ताकत झोंक रही हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी इत्तेहाद और बहुजन समाज पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बरेली में आज मायावती एक्शन में नजर आएंगी, तो वहीं वो बथरी चैनपुर में अवामी इजलास से खिताब करेंगी और पार्टी नुमाइंदों के हक में वोट मांगेंगी। उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सहारनपुर में पार्टी कारकुनान से मुलाकात करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। आज मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी 2 रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचने वाली हैं। 8 फरवरी को ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ममता और अखिलेश यादव की इस मुलाकात पर बीजेपी चिराग पाए। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कोई भी आए और जाए, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। मंत्री शाहनवाज हुसैन, उनसे बात करते हैं। सर, ममता बनर्जी जो है वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव प्रचार फोटो खिंचवाएंगी, फिर बंगाल लौट जाएंगी,
उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम है कि योगी जी यहीं रहने वाले हैं, मोदी जी यहीं रहने वाले हैं। जिस तरह का बेहतरीन शासन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता भूल नहीं सकती। पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत प्राप्त होगा। हम पहले से ज़्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ऐसे ही करते हैं, कभी राहुल गांधी जी के साथ फ़ोटो खिंचवाकर यूपी के लड़के, फिर उसके बाद बहन जी के साथ बबुआ बुआ हो गया, वो भी फेल हो गए। फिर जयंत चौधरी और ओपी राजभर से मिल लिए, वो भी काम नहीं चल रहा, तो उन्होंने बुला लिया है ममता दीदी को। कुछ नहीं होने वाला, बीजेपी की सरकार बननी तय। सर, आपसे सवाल जानना चाहूंगा कि मैं जिस तरह से चरणजीत चन्नी को अपना उम्मीदवार बनाया है पंजाब में, कांग्रेस ने सीएम फेस बनाया, कैसे देखते हैं सर इसे? बड़ा झगड़ा चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पे बड़ी उदासी है और कांग्रेस एक दूसरे को पराजित करने में खुद ही लगे हुए हैं। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी एक अहम रोल अदा करेगी। बहुत धन्यवाद। प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो सीधा रुख करेंगे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं समाजवादियों के साथ साथ सभी अम्बेडकरवादियों से अपील करता हूं कि इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा है, केवल फीस को लेकर के नहीं या संस्थाओं को लेकर के नहीं, हर जगह जो संविधान ने हमें हक और सम्मान दिया उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि आप ये बात को उठा रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कारीगरों को और कारीगरों के परिवार के लोगों को इलाज और उनके सामाजिक या उनको सोशल सिक्योरिटी की देने की बात होगी तो समाजवादी पार्टी अलग से पॉलिसी ला करके इन कारीगरों को और इनके कारीगरों के परिवार को स्वास्थ्य और सामाजिक शिक्षा को लेकर के इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए पॉलिसी लेकर के आएंगे। इधर लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का झूठ फैला रही है। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि जो पैसा निकला था वो समाजवादियों का था, इत्र व्यापारी वाला। इससे बड़ा झूठ क्या और हो सकता है जब देश के बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग झूठ बोल रहे हों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इधर तो मैं किसी पत्रकार साथी को ईमानदार भी नहीं बोल सकता। अगर मैं ईमानदार बोल दूं तो हो सकता है झगड़ा हो जाए। मुझे खुशी है इस बात की, हाल ही में बीबीसी ने एक फैक्ट चेक किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं? हम और आप सरकार के आंकड़ों पर भरोसा करते हैं, सरकार के अपने विभाग पर जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है वो कुछ और तस्वीर दिखाता है। इसीलिए मैं खुशी है इस बात की कि बीबीसी ने अभी हाल ही में एक स्टोरी की और उसमें पूरे फैक्ट चेक कर करके बताए कि आखिरकार कानून व्यवस्था कहां खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। आज देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। जो महिला कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायतें अगर देश में कहीं से आई हैं तो उत्तर प्रदेश से आई हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो भारत सरकार का है, सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दी हैं। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए। किसान आंदोलन में न जाने कितने किसानों को झूठे मुकदमे लगाए गए। ट्रॉली लेकर के गए तो मुकदमे लगे, डीजल भरवाने गए तो मुकदमे लगे।
आपने और हमने देखा कि किस तरीके से गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर। सरकार बचाना चाहती थी संविधान और कानून को, जिस तरीके से किसानों को कुचला उसी तरीके टायर से कुचलना चाहती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। तो उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के तहत गहमा गहमी जारी है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको सुनाई, जहां उन्होंने सख्त अल्फाज में बीजेपी की तनकीद की। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश इंतखाबात को लेकर किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में वोटों की सियासत में लोग उलझ रहे हैं, लेकिन इस बार ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को वोटिंग के लिए घर से बाहर आना होगा ताकि साफ और शफाफ इंतखाबात अमल में आए। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने राकेश टिकैत से बातचीत की। सड़क किनारे अगर नेताजी मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि नेताजी राकेश टिकैत हमारे साथ में हैं, लोगों के साथ, किसानों के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं नेताजी? आगे सहारनपुर जाएंगे, वहां से हरिद्वार जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे भाई क्या माहौल है, क्या है। सरसों में कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसानों को, लेकिन सरसों के नुकसान से ज्यादा किसान अब के वोट के गणित में ज्यादा उलझ रहा। सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर का गणित ही कुछ अलग सा नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको? पता नहीं, हमें ज्यादा जानकारी इनकी नहीं रहती। हम तो अपनी खेती किसानी की बात करें इनसे। ये नु कहे जी 3 दिन बाद में करियो, कभी ज्यादा वो है तो नु कहे जी 3 दिन बाद में बात करियो खेती की। मौसम तो ठंडा है, लेकिन राजनीतिक पारा काफी गर्म है। राजनीतिक पारा गर्म हो रहा, गर्म है। तो क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किस तरह का गणित जो है बन के तैयार हो रहा है? देखो ये है कि अपना शांतिपूर्ण तरीके से रहे, कोई भी आवे, किसी की भी सरकार बने, इलेक्शन में माहौल शांत रहना चाहिए। और क्योंकि इलेक्शन तो 10 तारीख में इस क्षेत्र में 10 में हो जाएगा, फिर आगे चलता रहेगा ऐसे। 1 महीने का ये त्योहार है पॉलिटिकल। और अब के ये है कि वोट परसेंटेज लोग ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा वहाँ है और करना भी चाहिए। जो यूथ है उसको आगे आना चाहिए, अपने मत का प्रयोग उसको करना चाहिए और उसको सही और सही कैंडिडेट हो, उनकी आवाज़ उठा सके। ज़्यादातर यूथ जो कैंडिडेट होगा उनको प्रेफर करना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। कल जो है चुनावी प्रचार जो है पहले चरण का बंद हो जाएगा, तो आप यहाँ के युवाओं को और खासकर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा अपील ये है कि कैंडिडेट को देखें, उसकी विचारधारा को देखें, नशा पत्ती ना कोई करता उनको देखें। क्योंकि अगर पहले खुद ही बीमार होगा तो समाज को क्या ठीक करेगा। अपनी वो विचार दे, वो पक्ष में रहे, सत्ता में रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक आदमी भी ठीक काम करेगा तो वो पूरे सिस्टम को ठीक कर लेता है। वो विपक्ष में भी रहेगा, काम मजबूती से कर सकता है। अगर किसी चुनावी पार्टी की बात करें कि इसके समर्थन में वोट करना या किसका नहीं करना, नहीं, हमें किसी का नहीं, हम तो बगल है इस चीज से, हम इस चीज से बगल है सिस्टम से। बहुत अच्छा लगा नेताजी से बात करके। और तमाम जो लोग हैं, किसान हैं, यहाँ पे साथ में घूम रहे हैं। और इस वक्त में मैं हालांकि सहारनपुर की ओर जा रहा था। आज सहारनपुर में अखिलेश यादव की रैली है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश की रैली के पहले जिस तरह से सहारनपुर की अगर बात करें तो वहाँ पे उस इलाके में एक राजनीतिक जो एक कहा जा सकता है सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ी हुई है और वहाँ का जो चुनावी माहौल जो है वो काफ़ी गर्म है। तो उसको भी देखा जाएगा, उसको भी समझा जाएगा। लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत अपने तमाम समर्थकों के साथ में, किसानों के साथ मिल रहे हैं और तमाम इन मसलों पर बातचीत भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 सहारनपुर। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
कानपुर के कंटोनमेंट असेंबली हलके में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। इस हलके से कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जानिब से मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने भी यहां से मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है और दूसरी तरफ हसन रूमी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने हसन रूमी से बातचीत की। छावनी सीट जहां पर लगातार विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा रहा, उसके बाद पिछली बार यानी कि 2017 में जिस तरह से गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हुई थी, उसके बाद हसन रूमी को तीसरी बार समाजवादी पार्टी ने यहां से टिकट दिया है। वो मैदान में हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जिस तरह से गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हुई थी, लोगों में, जनता में आपको क्या दिखाई पड़ा? आप लगातार मैदान में रहे, क्या दिखाई पड़ा? देखिए, 2017 के गठबंधन के प्रत्याशी को जनता ने पूरे तौर पर नकार दिया है। 2017 में हमारी पार्टी ने हमको टिकट दिया था और बाद में हमसे कहा गया कि आप इसको छोड़ दीजिए, इसको गठबंधन में दे दीजिए, और उस गठबंधन के उम्मीदवार ने जनता की कसौटी को ठुकरा दिया। और इस समय हर जगह पर एक तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की लहर है, और जिस तरीके से लगातार मैं गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में के लिए मैंने कुर्बानी की, जनता में एक हमदर्दी है, एक मोहब्बत है, एक सिंपैथी है। तो इन सब बातों को लेकर जनता हर जगह पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से मेरा स्वागत कर रही है। इस तरह से छावनी की बात की जाए तो छावनी में मुस्लिम वोटर जो है काफ़ी अहम भूमिका अदा करता है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने जो है मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। इसका कोई फ़र्क आपको दिखाई देता है? देखिए, समाजवादी पार्टी की सीट में यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी मैं हूँ। ये सच है कि सब लोग ने मुस्लिम उतारा है। अभी आपने बंगाल के चुनाव को देखा होगा। बंगाल के चुनाव में 2-3 दर्जन सीटें थीं कांग्रेस की, और जब रिजल्ट आया तो 0 पे आउट हो गए, 0 पे। पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे मुस्लिम बहुल सीटों का कोई क्षेत्र हो, हर लोग ने, हर मतदाता ने सर्वमान से स्वीकार कर लिया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। वही हाल कैंट का भी है। कैंट में एक तो मेरा 15 साल की मेहनत है, लोग जानते हैं मुझे, और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हारने और बैठने के बावजूद भी। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से हसन रूमी साहब जो कि कैंट विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने 15 सालों से लगातार इस क्षेत्र में मेहनत किया है, उसका इन्हें फल मिलेगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तराखंड की तरक्की के लिए 10 नुकाती एजेंडे का ऐलान किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिजली, तालीम और इलाज को मुफ्त कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के नौजवानों को सरकारी मुलाजमतें फराहम करने के अलावा उन्होंने दीगर ऐलानात भी किए हैं। मेन एजेंडा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड चुनाव में और आने वाले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी का मेन एजेंडा 10 पॉइंट एजेंडा है। सबसे पहला, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती। उनको करना भी नहीं आता और उनकी नीयत भी खराब है। आम आदमी पार्टी वालों की नीयत साफ है, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर 7 साल में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। 24 घंटे बिजली है, उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे जैसे दिल्ली में हमने की। तीसरा है रोजगार। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में हमने 10 लाख बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराए हैं। हमें करना भी आता है और हमारी नीयत भी है। आज सबसे बड़ा समस्या उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की है, और जब तक नौकरी नहीं मिलती 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता होगा। महिलाओं के लिए हर महिला को 1,000 रुपए, 18 साल से ऊपर की हर महिला को उसकी ज़रूरतों के लिए महंगाई बहुत बढ़ गई है। 1,000 रुपए हर महिला के अकाउंट में हर महीने डाला जाएगा। तो जैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे करे वैसे यहाँ भी करेंगे, और शिक्षा सबके लिए मुफ्त होगी। जिसके पास पैसा नहीं है और इस देश में पैदा हो गया, उसको अच्छी शिक्षा का अधिकार है, और वो अधिकार आम आदमी पार्टी देगी। हर गांव के अंदर केवल और केवल मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, जो कि गांव-गांव के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिसके जरिए फ्री इलाज सबका मुहैया कराया जाएगा।
आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने धर्म संसद के हवाले से बड़ा बयान दिया है। नागपुर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि धर्म संसद में किए गए तबसरे से हिंदुत्व का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म संसद का इनेकाद हिंदुत्व के नजरिए से अलग है, इसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में हुए धर्म संसद खूब सुर्खियों में रहे थे। वजारत दाखिला मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में मतलूब दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। वजारत ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामलों को कौमी तहकीकाती एजेंसी को सौंप दिया है। जराये के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम सिक्योरिटी एजेंसियों के रडार पर है। वो दुबई से मंशियात का धंधा कर रहा है। यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हुकूमत की सरजनिश की है। अदालत ने त्रिपुरा हुकूमत को इंतबाह दिया कि उसके हुक्म के बावजूद नोटिस क्यों जारी किया गया। 10 जनवरी को अर्जी गुजारों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर अदालत के हुक्म के बावजूद नोटिस जारी किया गया, जो अदालत के हुक्म की अदौली है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हुकूमत से उसके फैसले का एहतराम करने को कहा है और साथ ही ये वाज़ेह भी कर दिया है कि लोगों को परेशान ना किया जाए, वरना दाखिला सेक्रेटरी और एसपी तलब किए जाएंगे। ख्याल रहे कि सहाफी समीउल्लाह शब्बीर खान के ट्वीट के लिए त्रिपुरा पुलिस के जरिए जारी किए गए नोटिस को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कमान पहली बार एक खातून के हाथ में होगी। पुणे यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शांतिश्री ढुलीपुरी पंडित को जेएनयू का नया वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। सुबुकदोष होने वाले वीसी जगदीश कुमार ने कहा कि वो पीर को ही प्रोफेसर पंडित को चार्ज सौंप देंगे। प्रोफेसर पंडित पुणे यूनिवर्सिटी में सियासत और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हैं। उन्होंने इब्तदाई तालीम मद्रास में हासिल की और जेएनयू से एमफिल में टॉप किया, फिर यहीं से ही पीएचडी भी की। कर्नाटक में हिजाब की हिमायत में मुस्लिम खवातीन आज सड़कों पर उतरी हैं। रियासत की हासिल मंडिया मडकेरी शहरों में आज एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। आया जिले के डिप्टी कमिश्नरों को याददाश्त पेश की गई हैं। हिजाब हमारा हक है और इस नारे के साथ रियासत के मुख्तलिफ मुकामात में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। दूसरी जानिब हिजाब का तनाज़ा उडुपी जिले के अलावा चंद दीगर शहरों में फैला हुआ है। हिजाब की मुखालिफत में आज भी कई मुकामात पर हिंदू तंजीमों ने तलबा में जाफरानी शॉल तकसीम किए हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।